हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन हील साइको लैब। सॉरी यार, लास्ट टाइम ना वीडियो जो है यहाँ पे हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मॉडल पे इट वाज एंडेड, सो आई वांट कंटिन्यू फ्रॉम देयर। दैट्स कॉल्ड हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल, है ना। सो दैट इज हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। देखिए, हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल है क्या? ये मॉडल जो है ना, सजेस्ट करता है, द मॉडल सजेस्ट दैट द साइंटिफिक एडवांसमेंट कैन टेक प्लेस इफ़ यू हैव अ थ्योरी टू एक्सप्लेन अ फिनोमिना। ठीक है, तो मान लो कोई हमें फिनोमिना एक्सप्लेन करना है, तो हम उसके लिए एक थ्योरी की हेल्प लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल फिजिशियन हैव व्हाट इज कॉल्ड अ बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, एक फिजिशियन ने बिग बैंग थ्योरी दी टू एक्सप्लेन हाउ द यूनिवर्स केम टू बी फॉर्म्ड, है ना। तो उन्होंने एक थ्योरी बनाई कि ये कैसे हुआ। देखिए, एक ना मतलब समझिए, जब कोई थ्योरी कैसे बनती है, ये ना एक ग्राउंडेड थ्योरी है, उसके पार्ट होते हैं डिडक्टिव और इंडक्टिव। तो इसकी बात करते हैं, तो वो क्या कहता है कि थ्योरी जो होती है कैसे फॉर्म्ड होती है। मान लो मैंने कोई हाइपोथेसिस बनाया, ठीक है, और मैंने उस हाइपोथेसिस को बनाया, मतलब वो मेरी अजम्पशंस है, मेरी ऑब्जर्वेशन है किसी चीज़ को लेके। ठीक है, तो मैंने उसे एक साइंटिफिक वे में एक एजुकेशनल गेस किया कि दैट कैन बी दी, दैट इज़ द थिंग। अब उस चीज़ को मैंने प्रूव करने के लिए कुछ फैक्ट्स इकट्ठे किए, ठीक है, और उसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू करी। और अगर वो फैक्ट्स इस्टेब्लिश करते हैं मेरे थॉट को या मेरे हाइपोथेसिस को, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द थ्योरी। दिस इज द करेक्ट वे टू मेक अ थ्योरी। तो इस तरीके से थ्योरी फॉर्म्ड होती है। ठीक है, तो थ्योरी इज नथिंग एल्स बट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट अबाउट हाउ सर्टन कॉम्प्लेक्स फिनोमेना कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ प्रपोजिशंस विच आर इंटर रिलेटेड। आप समझ रहे हैं बात को? थ्योरी कुछ नहीं है बल्कि एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है जो एक सर्टन कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को हेल्प करती है विद द हेल्प ऑफ प्रपोजिशन विच इज इंटर रिलेटेड, यानी एक दूसरे से रिलेटेड है। बेस्ड ऑन अ थ्योरी साइंटिस्ट डिड्यूस एंड प्रपोज्ड अ हाइपोथेसिस। और इसी के थ्योरी के बेसिस पे जो है साइंटिस्ट जो है वो किसी हाइपोथेसिस को प्रपोज करते हैं दैट ऑफर्स अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन हाउ अ सर्टन फिनोमिना टेक प्लेस। टेंटेटिव मतलब फॉर अ शॉर्ट टाइम, ओके, अभी आपने प्रूव नहीं किया उसको, ताकि वो आप टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन देख सको हाउ अ सर्टन फिनोमिना टेक प्लेस। द हाइपोथेसिस देन इज टेस्टेड एंड प्रूव ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन एम्पेरिकल डाटा। एम्पेरिकल डाटा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो रियलिटी में किया जा सके, साइंटिफिक हो, तो इसको आप प्रूव करेंगे ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन एम्पेरिकल डाटा दैट वन हैज गैदर्ड। द थ्योरी इज रिवाइज इफ डाटा गैदर्ड पॉइंट एट अ डिफरेंट डायरेक्शन देन द वन सजेस्टेड बाय द हाइपोथेसिस। सपोज जो आपका रिजल्ट आया है, ठीक है, अगर वो आपकी हाइपोथेसिस के अगेंस्ट है, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी थ्योरीज को फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है ना। तो यूजिंग द अबव अप्रोच साइकोलॉजिस्ट हैव डेवलप्ड, सॉरी, Using the above approach, psychologists have developed theories of learning, memory, attention, perception। और इन्हीं बेसिस पे, हाइपोथेसिस के बेसिस पे, इन्होंने कई साइकोलॉजिस्ट ने थ्योरीज पब्लिश की लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, मोटिवेशन एंड इमोशंस पे। देखिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, हर थ्योरी मॉडिफिकेशन मांगती है और टाइम के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। ठीक है ना। तो लेकिन जो जनरल अजम्पशंस, जब हम कोई हाइपोथेसिस, कोई भी रिसर्च करते हैं, तो एक हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, जैसे हम एक एजुकेशनल गेस बोलते हैं हाइपोथेसिस को, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन और समथिंग। और फिर जो हमने हाइपोथेसिस बनाया उसको हम टेस्ट करेंगे। अगर वो टेस्ट हमारे हाइपोथेसिस को प्रूव करता है, इट मीन्स वी हैव मेड अ थ्योरी। ठीक है, लेकिन अगर वो हमारे अगेंस्ट जा रहा है जो हमने स्टेब्लिश किया था थॉट, तो वी हैव टू, मतलब उसको फिर हमें रिवाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो टिल डेट मोस्ट ऑफ द रिसर्च इन साइकोलॉजी फॉलो दिस अप्रोच एंड अपार्ट फ्रॉम दिस साइकोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो बीन कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इवेल्युएशनरी अप्रोच। ठीक है, विच इज डोमिनेंट इन बायोलॉजिकल साइंसेस। समझ रहे हैं ना, चेंज होता रहता है। तो इवेल्युएशनरी मतलब कैसे ह्यूमन का इवेल्युएशन हुआ, इवेल्युएट हुआ, कैसे कैसे वो एक बंदर से इंसान बना, तो ये जो होती है डोमिनेंट होती है बायोलॉजिकल साइंसेस में। This approach has also been used to explain diverse kind of psychological phenomena such as attachment, aggression, to maintain just a few। तो ये अप्रोच काफ़ी काम आती है, जैसे अगर हमें कुछ साइकोलॉजिकल फिनोमेना, जैसे बच्चे के अटैचमेंट के बारे में बात करें या एग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो हमने कई सारे साइको एनालिटिकल व्यू पढ़े हैं या बहुत सारे डेवलपमेंट में अटैचमेंट थ्योरीज पढ़ेंगे जिसके बारे में वो बता रहा है। तो वो कहता है कि साइकोलॉजिकल ड्राइव में बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि साइकोलॉजी जो है वो सोशल साइंस का पार्ट है। वी मेंशन अबाउट दैट साइकोलॉजी इज रिकॉग्नाइज्ड मोर एज अ सोशल साइंस बिकॉज स्टडी द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स इन देयर सोशो कल्चर कंटेक्स। ये
एक अप्रोच होती है, आजकल तो एक और नई अप्रोच आ गई है, इंडिजीनियस साइकोलॉजिस्ट भी आने लगे हैं, एक नई डिवीज़न आ गई है जिसमें आप किसी के कल्चर को स्टडीज़ करते हैं। एंड यू नो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट कहीं काम करना है तो सोशियो कल्चर कंटेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी ह्यूमन बीइंग को समझने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका हाफ ऑफ द थिंग, जो हाफ ऑफ द पर्सनैलिटी होती है, वो एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस होती है, और एनवायरमेंट इज सोशियो कल्चर कंटेक्स्ट। तो ह्यूमन आर नॉट ओनली इन्फ्लुएंस बाय देयर सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट, दे ऑल्सो क्रिएट देम। ना कि हम केवल उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं बल्कि हम उन्हें बनाते भी हैं, क्योंकि हम ही तो बना रहे होते हैं। तो साइकोलॉजी जो होती है एज अ सोशल साइंस डिसिप्लिन फोकस ऑन ह्यूमन एज अ सोशल बींग्स, है ना, बिकॉज वी आर सोशल बींग, दैट्स अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टोरी ऑफ रंजिता एंड शुभम। तो ये इन्होंने एक स्टोरी दी है रंजिता एंड शुभम की, तो लेट्स स्टडी दैट। रंजिता एंड शुभम वर इन द सेम क्लास, ऑल्दो दे वर इन द सेम क्लास दे वर जस्ट एक्यूनेटेड विद ईच अदर। एक दूसरे से बहुत अलग थे, एंड देयर लिव्स वर क्वाइट डिफरेंट, दोनों की लाइफें बहुत अलग थी। रंजिता केम from a farmer's family and her grandparents, parents and elder brother worked on their farm. तो इनकी फैमिली से थे, और इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे और इनके जो एल्डर ब्रदर्स थे वो अपने फार्म पे काम करते थे। एंड दे लिव टुगेदर इन देयर हाउस इन द विलेज, और वो एक ही घर में, एक ही विलेज में रहते थे। रंजिता जो थी वो एक एथलीट थी, ठीक है। रंजिता वॉज अ गुड एथलीट एंड वॉज द बेस्ट लॉन्ग डिस्टेंस रनर इन द स्कूल। शी लव्ड मीटिंग पीपल एंड मेकिंग फ्रेंड्स। ये रंजिता की पर्सनैलिटी देख रहे हैं आप। अब आगे बात करते हैं अनलाइक हियर, यानी रंजिता से अलग शुभम जो था लिव्ड विद हर मदर इन द सेम विलेज। हर फादर वर्कड इन एन ऑफिस इन अ टाउन नियर बाय एंड केम होम ड्यूरिंग हॉलीडेज, और घर पे हॉलीडेज में आते थे। शुभम वॉज अ गुड आर्टिस्ट एंड लव स्टेइंग होम एंड टेकिंग केयर ऑफ हर यंगर ब्रदर। शी वॉज शाई, सॉरी यार ये शबनम नाम है, मैंने शुभम पढ़ लिया, ओके सॉरी, प्लीज़ शबनम कंसिडर कीजिएगा, ओके। तो शी वॉज शाई एंड अवॉइडेड मीटिंग पीपल। तो वो थोड़ी सी शाई थी और लोगों से मिलने में थोड़ा सा उसको वो होता था, प्रॉब्लम होता था। तो आपको जनरली पता ही चल रहा होगा कि जो फर्स्ट लड़की थी शी इज़ लुक लाइक अ एक्सट्रोवर्ट, एंड जो व्हाट्स हर नेम, व्हाट वाज हर नेम, that's called Ranjita and Shabnam. So Ranjita is quite look like an extrovert personality, and the this girl is Shabnam is look like an introvert personality, ठीक है ना। तो last year there was a very heavy rain and the river nearby overflowed into the village. Many houses in the low lying areas were flooded, ठीक है। तो उनके आसपास फ्लड वगैरह आ गया और सारे घर जो डूब गए। The villagers got together and organized help and gave shelter to people in distress. तो जो वहाँ के विलेजर्स थे उन्होंने वो एक साथ हुए और उन्होंने एक दूसरे को हेल्प प्रोवाइड की, एंड गेव शेल्टर टू पीपल इन डिस्ट्रेस, तो एक दूसरे की हेल्प की। शबनम्स हाउस वॉज ऑल्सो फ्लडेड एंड शी केम टू लिव इन रंजिताज हाउस विद हर मदर एंड ब्रदर। तो वो उनके साथ आके रहने लगी। रंजिता वॉज हैप्पी हेल्पिंग द फैमिली एंड मेकिंग देम फील कंफर्टेबल इन हर हाउस। जाहिर सी बात है मुश्किल के टाइम पे जो है सब हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे हो रही थी। When the flood water receded, Ranjita's mother and grandmother helped Shabnam's mothers to set up their house, and the two families become very close. Ranjita and Shabnam also become very good friends. अब देखिए दो अलग अलग फैमिली के लोग हैं, बट जब मुश्किल आई तो साथ में आए और एक दूसरे के लिए खड़े हुए, और जिसकी वजह से जाहिर सी बात है जब आप किसी के साथ रहते हो और चीज़ें होती हैं तो आप एज अ फ्रेंड बन जाते हो, फैमिली बन जाते हो। In this case of Ranjita and Shabnam, both are very different persons. They grow up in a different family under complex social and cultural conditions. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन हील साइकिल लैब। लेट्स स्टार्ट विद दिस। यहाँ पे हमने खत्म किया था बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स। इन द केस ऑफ रंजिता एंड शबनम, बोथ आर वेरी डिफरेंट पर्सन। दे ग्रो अप इन अ डिफरेंट फैमिली अंडर कॉम्प्लेक्स सोशल एंड कल्चर कंडीशन। दोनों की कंडीशन अलग थी, दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी थी। यू कैन सी सम रेगुलरिटी इन द रिलेशनशिप ऑफ देयर नेचर, एक्सपीरियंस एंड मेंटल प्रोसेस विद देयर सोशल एंड फिजिकल एनवायरमेंट. But at the same time, there is a variation in their behavior and experience which would be difficult to predict using the known psychological principle. ठीक है, तो वन कैन अंडरस्टैंड वाई एंड हाउ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज बिकम क्वाइट हेल्पफुल एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग इन क्राइसिस, एज वॉज द केस विद द पीपल इन द विलेज ऑफ रंजिता एंड शबनम। देखिए दोनों का सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट अलग था, दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी थी। हालांकि कहीं चीज़ों पे आके उनका बिहेवियर एक्सपीरियंस सेम थे, लेकिन फिर भी हमें समझने की ज़रूरत है कि कम्युनिटी में जब क्राइसिस आते हैं तो लोग इतने हेल्पफुल कैसे आ जाते हैं, या सेल्फ सेक्रीफाइसिंग में लोग इतने हेल्पफुल कैसे होते हैं।
तो ये हम कुछ साइकोलॉजिकल फिनोमेना जो हैं मतलब ये जो है इनको हमें जानना है। तो बट इवन इन द केस नॉट एवरी विलेजर वॉज इक्वली हेल्पफुल एंड ऑल्सो अंडर सिमिलर सर्कमचांसेस, नॉट एवरी कम्युनिटी इज सो फोर्थ कमिंग, है ना। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ऐसे होते, है ना। तो इनफैक्ट समटाइम्स द अपोजिट इज ट्रू, पीपल बिकम एंटी सोशल अंडर सिमिलर सर्कमचांसेस। अगर आपने देखा होगा, जैसे आपने कोविड के सिचुएशंस पे भी देखा होगा कि कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा एकदम ज़मीनी स्तर पे लोगों की हेल्प करना चाह रहे थे, और कुछ लोग जो हेल्प कर सकते थे वो भी करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, है ना, बल्कि और लोगों से, दूसरों से हेल्प ले रहे थे और अपने बारे में सिर्फ सोच रहे थे। तो हर तरह के लोग होते हैं हर सिचुएशंस में, है ना। जैसे अगर चाहे वो मेडिसिन को लेकर हो या किसी भी चीज़ को लेकर हो, मतलब मेडिसिन की भी जमाखोरी हो रही थी उस टाइम पे। तो रेदर देन थिंकिंग अबाउट, और जबकि कुछ ऐसे थे जो अपने पास से खरीद खरीद के फ्री में बांट रहे थे या प्रोवाइड करवा रहे थे या जैसे भी किसी की हेल्प कर पा रहे थे, देखा होगा आपने आसपास ऐसे सिचुएशंस में, है ना। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि जो कम्युनिटी होती है इसमें हर तरह के लोग होते हैं। कई बार होते हैं कि आपकी सिमिलैरिटी में मतलब लोग हेल्प करने, और कुछ होता है कि कई बार अपोजिट, वो बिल्कुल ही एंटी सोशल बिहेव करें, ठीक है। तो इस तरह के एंटी सोशल में वो हो सकता है कि इंडल्जिंग इन लूटिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन व्हेन सम क्राइसिस ओकर्स। तो हो सकता है, देखिए आपने कोविड में देखा ही था, जो मैंने भी जमाखोरी वगैरह बात बताई, तो हो सकता है उस क्राइसिस का वो फ़ायदा उठाएं। दिस शोज दैट साइकोलॉजीज डील विद ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ देयर सोसाइटी एंड कल्चर। तो ह्यूमन बिहेवियर और एक्सपीरियंस जो होते हैं वो सोसाइटी एंड कल्चर में बहुत बड़ा एक रोल निभाते हैं। साइकोलॉजी इज अ सोशल साइंस विद फोकस ऑन द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी इन रिलेशन टू देयर सोशो कल्चर एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। इसलिए ही साइकोलॉजी जो है वो एक सोशल साइंस का पार्ट है, जो फोकस करता है इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़ के रिलेशनशिप पे, और जो किससे इफेक्ट होते हैं, किससे रिलेटेड होते हैं, दैट इज कॉल्ड सोशियो कल्चर एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। यू विल रिकॉल दैट साइकोलॉजी वंस डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ द माइंड। देखिए, साइकोलॉजी को साइंस इसलिए कहा जाता है, नहीं तो ये पार्ट ऑफ फिलोसफी था। तो ये क्यों साइकोलॉजी क्यों बना, इसे क्यों कहा गया, इसे एक अलग ब्रांच में क्यों ला गया, क्योंकि साइकोलॉजी जो है एक साइंटिफिक मेथड बन गया। अब साइंटिफिक कैसे हुआ, जिस डिसिप्लिन को आप फैक्चुअल या रिसर्च बेसिस पे प्रूव कर सकते हैं, उस पर रिसर्च कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों को आप बोलेंगे साइंटिफिक। इसलिए वो बोल रहे हैं कि साइंस ऑफ माइंड। फॉर मेनी डिकेड्स द माइंड रिमेन्ड अ टैबू इन साइकोलॉजी। माइंड जो था वो एक टैबू की तरह था, बिकॉज इट कुड नॉट बी डिफाइन इन अ कॉन्क्रीट बिहेवियरल टर्म्स, और इट्स लोकेशन कुड नॉट बी इंडिकेटेड। जैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, पता है दांत कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे बॉडी के, मतलब अगर उसकी वो किया जाए तो बॉडी के पार्ट समझ में आते, लेकिन ब्रेन इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस थी जिसको समझना बहुत मुश्किल था। धीरे धीरे उसमें चीज़ें आई, बदलाव आए, और फिर हमें समझ में आया, नहीं तो एक टैबू था। इफ द टाइम माइंड हैज़ रिटर्न टू साइकोलॉजी, वी शुड थैंक न्यूरो साइंटिस्ट। किसको हेल्प करना चाहिए, न्यूरो साइंटिस्ट लाइक स्पेरी एंड फिजिसिस्ट लाइक पैनरोज, who gave given it to the respect which it deserve and now has। ठीक है, तो इन लोगों ने हेल्प करी जानने में। And there are scientists in various disciplines including psychology who think that unified theory of the mind a possibility although it is still is far away। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, मतलब दे आर साइंटिस्ट इन वेरियस डिसिप्लिन जिन्होंने साइकोलॉजी को माना कि एक यूनिफाइड थ्योरी ऑफ द माइंड है, और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हालांकि अभी भी एक टाइम था कि डेफिनेट नहीं था, अभी भी चीज़ें बहुत दूर थी, लेकिन उन्होंने शुरुआत करी। तो ये एक न्यूरो साइंस लाइक स्पेरी और फिजिस्ट पैनरोज ने स्टार्ट किया। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज माइंड। भाई माइंड है क्या, इज इट द सेम एज ब्रेन, क्या ब्रेन और माइंड सेम चीज़ है। इट इज़ ट्रू दैट माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ब्रेन। ये सही है कि माइंड जो है वो ब्रेन के बिना एग्जिस्ट नहीं करता, बट माइंड इज अ सेपरेट एंटिटी, ये अलग एंटिटी है, इसकी अपनी अलग पहचान है। दिस कैन बी अप्रिशिएट ऑन अकाउंट ऑफ सेवरल इंटरेस्टिंग केसेस। तो कई सारे इंटरेस्टिंग केसेस हो सकते हैं दैट हैव बीन डॉक्यूमेंटेड, आगे हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। सम पेशेंट्स हुज ऑक्सीपिटल लोब्स, देखिए देयर इज अ 4 लोब्स इन द ब्रेन। ठीक है, मैं अभी थोड़ा सा हल्का सा डिफाइन कर देती हूँ ताकि आपको अभी के लिए समझ में आ जाए। तो 4 लोब्स होती है, मान लीजिए ये ब्रेन है, तो ये आगे का पार्ट कहलाता है फ्रंटल लोब, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पैराइटल लोब, दिस पार्ट इज कॉल्ड ऑक्सीपिटल लोब एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड टेम्पोरल लोब। तो फ्रंटल लोब जो होता है ये आपके डेली जो प्लानिंग, जितने भी मतलब ब्रेन के एग्जीक्यूटिव वर्क होते हैं वो फ्रंटल लोब करता है। पैराइटल लोब जो होता है दैट इज अबाउट हाउ यू फील, हाउ यू फील द पेन एंड प्रेशर, and occipital is lobe is about the how you, it is used for the vision, ठीक है, and the temporal lobe is related to the auditory।
तो अब यहाँ बात हो रही है ऑक्सीपिटल लोब्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन वर जनरली रिमूव्ड हैव बीन फाउंड टू बी रिस्पॉन्डिंग करेक्टली टू द लोकेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विजुअल क्यूज। तो जब ये एक बार इसको रिमूव किया गया सर्जिकली और इससे फाइंड आउट किया गया कि इसका लोकेशन और कॉन्फ़िगरेशन देखा गया, तो ये पाया गया कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये विजुअल क्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल cues. Similarly, an amateur athlete lost his arm in a motorcycle accident but continued to feel an arm and also continued to feel its movement. When offered coffee, his phantom arm reached out to the coffee cup and when someone pulled it away, he protested. There are other similar cases documented by the neuroscientist, है ना। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि एक बार एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में हुआ, वो अभी भी अपने आर्म को फील कर पा रहा था जबकि वो अपना हाथ खो चुका था, ठीक है। और जब उसको कोई कॉफ़ी ऑफ़र कर रहा था तो एक वो इसका जो फैंटम आर्म था यानी जो नकली हाथ होता है वो कॉफ़ी कप के लिए उठाने लगा, लेकिन व्हेन समवन पुल्ड इट अवे ही प्रोटेस्टेड। सो देयर आर अदर सिमिलर केसेस डॉक्यूमेंटेड बाय द न्यूरोसाइंटिस्ट। अ यंग मैन हु सफर्ड ब्रेन इंजरी इन एन एक्सीडेंट आफ्टर ही रिटर्न होम फ्रॉम द हॉस्पिटल क्लेम दैट हिज पेरेंट्स हैड बीन रिप्लेस्ड बाय डुप्लीकेट्स। अब वो कहता है कि मेरे पेरेंट्स चेंज हो गए हैं। दे वर इम्पोस्टर्स, एक ये इम्पोस्टर जैसे एक बीमारी होती है जिसमें आपको लगता है कि सेम बंदा चेंज हो गया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इम्पोस्टर। आगे अगर डिसऑर्डर्स में आएगा तो आई विल ट्राई टू रीड दिस फॉर यू। इन ईच ऑफ दिस केस द पर्सन हैड सफर्ड फ्रॉम डैमेज ऑफ सम पार्ट ऑफ द ब्रेन बट हिज माइंड हैज़ रिमेन इंटैक्ट। वो कहता है कि जो पर्सन है वो किसी डैमेज हुआ था उसका पार्ट का, लेकिन उसका माइंड इंटैक्ट था, मतलब ठीक ठाक काम कर रहा था पहले की तरह। इट वॉज अर्लियर बिलीव्ड बाय साइंटिस्ट दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द माइंड एंड बॉडी। पहले के साइंटिस्ट का मानना था कि माइंड एंड बॉडी में कोई रिलेशन नहीं है एंड दैट दे वर पैरेलल टू ईच अदर। उनका मानना था कि माइंड और बॉडी पैरेलल चलते हैं। रीसेंट स्टडी इन इफेक्टिव न्यूरोसाइंस हैव क्लियरली शोन दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बिहेवियर एंड इट हैज़ बीन शोन दैट यूजिंग पॉजिटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक एंड फीलिंग पॉजिटिव इमोशन वन कैन ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट चेंज इन बॉडली प्रोसेस। तो अब ये प्रूव किया गया है कि अगर हम पॉजिटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक्स अपनाएं या फील करें पॉजिटिव इमोशंस को तो हम एक सिग्निफिकेंट यानी एक बहुत ही हैरानी करने वाले या significant changes ला सकते हैं बॉडी प्रोसेस में। सो ऑर्निश हैज शोन दैट देर इज अ नंबर ऑफ स्टडीज विद दिस पेशेंट। इन दिस स्टडीज अ पर्सन विद ब्लॉक्ड आर्टरीज, आर्टरीज समझते हैं ना, हार्ट के अंदर होती हैं 4 आर्टरीज, वॉज मेड टू विजुलाइज दैट ब्लड वॉज फ्लोइंग थ्रू हर हिज ब्लॉक्ड आर्टरीज, यानी ब्लॉक्ड आर्टरीज में भी ब्लड फ्लो हो रहा था। After practicing this over a period of time, significant relief was obtained by this patient as the degree of blockage become significantly less. Use of mental imagery, मतलब ये इन्होंने एक आर्टरी का एग्जांपल दिया है फिजियोलॉजी का कार्डियो का, एंड आफ्टर ये चेंज आया और आफ्टर प्रैक्टिसिंग दिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिग्निफिकेंट रिलीफ वॉज ऑब्टेन बाय दिस पेशेंट एज द डिग्री ऑफ ब्लॉकेज बिकम सिग्निफिकेंटली लेस। तो जब प्रैक्टिस होने लगी इस चीज़ की तो लोगों को इससे रिलीफ मिलने लगा और ब्लॉकेज का जो है कम हो गया। ऐसे ही यूज ऑफ मेंटल इमेजरी, इमेज जनरेटेड बाय अ पर्सन हिज और हर माइंड हैव बीन यूज्ड टू क्योर वेरियस काइंड ऑफ फोबिया लाइक इरेशनल फियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशन। देखिए फोबिया वो होता है जब आप किसी चीज़ से बिना किसी रीज़न के डरते हैं, ठीक है। मान लीजिए कई बार तो लर्न फोबियाज भी हो जाते हैं। तो जैसे क्लस्ट्रोफोबिया हो गया जिसमें आप जो है किसी क्लोज जगह पे रहना पसंद नहीं करते, आपको लगता है कि मैं यहाँ से कैसे स्केप करूँ। तो इस तरीके के फोबियाज होते हैं। हमेशा याद रखेंगे फोबिया जो होता है वो एक इरेशनल फियर होता है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं कि कभी आपके साथ उसका एक्सीडेंट हुआ है या कभी उसके साथ आपके बैड एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दैट्स जस्ट अ बिलीफ एंड दैट जस्ट अ इरेशनल फियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशन। तो अन्य डिसिप्लिन कॉल इज दी साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। अब एक नया डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। इसको आप तोड़ के पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। साइको neuroimmunology was emerged which emphasized the role played by the mind in the strengthening the immune system। अब एक ये नया फील्ड आ गया, नया डिसिप्लिन आ गया। वो कहता है कि हम माइंड को पढ़ें, माइंड के बारे में पढ़ेंगे कि माइंड हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन करता है। कभी अगर आपने किसी प्रेग्नेंट वुमेन को या किसी को भी ऐसे जो स्पेशली द हार्ट पेशेंट्स एंड अदर पीपल, कई बार आपने या जिनका बीपी प्रॉब्लम रहता होगा, आपने कई बार डॉक्टर को बोलते हुए सुना होगा कि ट्राई टू रिड्यूस योर स्ट्रेस। एंड यू नो इसके ऊपर एक रिसर्च हुई है कि 70% रीज़न फॉर योर डिसीजेज इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है। दैट्स इज 70% रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिसीजेज।
है ना। तो अगर हमारी बॉडी में स्ट्रेस होगा तो हमारे बॉडी जो हार्मोन्स हैं वो ठीक से काम नहीं करेंगे, और जिससे हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये जो इम्यून सिस्टम जो है, तो जाहिर सी बात है जब हमारा माइंड जो है स्ट्रेस में होगा तो उससे इम्यून सिस्टम पे भी इफेक्ट पड़ेगा। इफ़ वी हैव अ नेगेटिव थॉट्स इनसाइड अस, तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं हमारे एक बिलीफ सिस्टम को और हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करेगा। तो जस्ट अबाउट दैट। एंड अब जो है पॉपुलर नोशंस अबाउट द साइकोलॉजी आई एम गोइंग टू टेल यू, आई एम गोइंग टू take this topic in the next class. Thank you. And if you like the video, please subscribe and share. That motivated me to make the videos, so please do that. Thank you.